सो आम्ल रस के अतियोग से क्या क्या होता है? सो अभ्यस्तस्तनो कुर्यात् शैथिल्यम तिमिरम भ्रमम। कंडु पांडुत्वम तो है वो, आई एम सॉरी फॉर द मिस टाइपिंग। कंडु पांडुत्वम विसर्प शोफ विस्फोट त्रुट ज्वरान। सो अत्यवस्थस्तनो मतलब ज्यादा आम्लरस लेने की वजह से कुर्यात क्या करता है? शैथिल्यम, शिथिलता लाता है शरीर के अंगों में, शरीर के इंद्रियों में। शैथिल्य का मतलब क्या है? शैथिल्य का मतलब गल जाना। शैथिल्य का मतलब ड्रूपिंग नहीं होता, जैसे किसी के ब्रेस्ट ड्रूपिंग होते हैं या किसी के स्किन ड्रूपिंग होती है, तो दैट डजंट मीन शैथिल्य। शैथिल्य का एक अर्थ वो भी होता है, लेकिन यहाँ शैथिल्य का अर्थ यह है कि चीजें गल जाती है। गलना मतलब भी पतला हो जाना नहीं, गलना मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो चला जाता है। तो स्ट्रेंथ चला जाता है, जिससे काम करना, उस ऑर्गन से काम करना कठिन हो जाता है। तिमिरम मतलब आंख की, तिमिरम भ्रमम मतलब आंख के सामने अंधेरा आता है और चक्कर आती है। कंडू मतलब खुजली आती है पूरी शरीर में। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब कंडू आता है, मतलब जब कंडू वाला पेशेंट आता है, तो हम खट्टा बंद करने को बोलते हैं। तो कंडू पांडुत्वम, शरीर में ब्लड लेवल्स कम होना चालू हो जाते हैं। एक बार ज्यादा आम्ल खाओगे तो नहीं होंगे, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली ज्यादा आम्ल रस का सेवन करें तो हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स ड्रॉपिंग और यू बिकम एनीमिक। विसर्प, जो भी स्किन डिसीज होते हैं वो फैलना चालू हो जाते हैं शरीर में। शोफ, सूजन आ जाती है। विस्फोट, बॉइल्स आ जाते हैं। त्रुट, प्यास ज्यादा लगती है। और ज्वरान, ज्वर आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं लवण रस के कर्म। लवण स्तंभ संघात, लवण स्तंभ संघात, बंध विद्मापनो अग्निकृत। स्तंभ मतलब चीजें रुक जाना, स्तंभ का मतलब हॉल्ट। स्तंभ मतलब चीजें रुक जाना। ज्यादा लवण लेने से चीजें रुक जाती हैं, फ्लोइंग रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? बिकॉज द लवण रस जो है ये असंघात करता है। असंघात मतलब चीजों को वियोगित कर देता है या अलग कर देता है। बंध विद्मापनो अग्निकृत, अग्निकृत मतलब भूख बढ़ जाती है, इसीलिए तो खाने में रुचि और भूख बढ़ने के लिए लवण रस हम डालते हैं। विद्मापनो मतलब पेट में फूल जाता है, पेट फूल जाता है। स्नेहन स्वेदन, स्नेहन हो जाता है, सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। हम ये जो सामुद्र लवण है, जो जाड़ा नमक बोलते हैं, उस जाड़े नमक को अगर हम इसमें रख दें, एक कटोरी में रख दें, तो उसमें पानी भर जाता है थोड़े टाइम में। वाई? बिकॉज एटमॉस्फेयर का जो पानी है वो लवण एब्जॉर्ब कर लेता है। जब पानी ज्यादा आ जाएगा तो स्नेहन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्वेदनम, स्वेद आना चालू हो जाएगा शरीर से। तीक्ष्णो, तीक्ष्णता बढ़ जाएगी शरीर में। रोचन, छेद भेद क्रुत, छेद भेद क्रुत असंघात में आ गया। रोचन, रोचन मतलब रुचि बढ़ जाती है खाने में। तो ज्यादा नमक वाला हो तो आदमी ज्यादा खा लेता है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लवण रस के अतियोग। सो अतियुक्तो अस्र पवनम खलितम पलितम वलिम। अस्र मतलब रक्त, अतियुक्तो मतलब अतियोग से। अस्र पवनम, पवन मतलब वात, तो वात रक्त नाम का व्याधि होता है। वात रक्त नाम का व्याधि होता है, विच इज गाउट। गाउट मतलब छोटी उंगलियों में सूजन बढ़ जाती है। छोटी उंगलियों में, स्पेसिफिकली द जॉइंट्स ऑफ स्मॉल संधि इन द बॉडी विच आर देयर इन द फिंगर्स, तो वहां पर सूजन बढ़ जाती है। खलितम पलितम, खलितम मतलब सर खाली हो जाता है, बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत यह है कि अगर किसी के बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट नमक जो है वो थोड़ा सा कम लिया जाए। What we advise patient is 5 grams of salt in a day,
5 grams ऑफ सॉल्ट इन अ डे, खाना पूरा बिना नमक के बनाना है और 2.5 ग्राम सुबह खाने के थाली में डाल के लेना है और 2.5 ग्राम शाम को थाली में डाल के लेना है। सो व्हाट हैपेंस इज वो 2.5 ग्राम दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इन व्हाटएवर फूड दे आर ईटिंग। तो अस्त्र पवनम खलितम पलितम, पलितम मतलब बाल जल्दी पक जाते हैं, वलिम मतलब स्किन में फोल्ड्स या स्किन में झुर्रियां आना चालू हो जाती है। त्रुट फिर से तृष्णा आ जाती है, क्योंकि लवण रस ज्यादा चला जाता है तो असंघाट हो जाता है, ब्लड ज्यादा पतला हो जाता है, ब्लड ज्यादा पतला होने की वजह से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से बॉडी डिमांड्स मोर वाटर। शुद्ध त्रुट कुष्ठ अलग अलग स्किन डिसीजेज होते हैं जो हमने आमलरस में भी देख लिया कि ज्यादा खट्टा और ज्यादा लवण या नमक वाला कम करते हैं हम स्किन डिसीजेस में। विष विसर्पान, विष जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। विसर्पान फिर से आमलरस जैसे स्किन डिसीज को फैला देता है, तो वैसे ही लवण रस भी है वो स्किन डिसीजेस को फैला देता है। जनयेत क्षपयेत बलम, क्षपण मतलब कम हो जाना, जनयेत मतलब बल आना, तो बीच में बल आता है और बाद में अचानक से बल कम हो जाता है। पहले लवण रस के सेवन से, बिकॉज हम आहार भी ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो थोड़ा सा बल आना चालू हो जाता है, लेकिन अगर लवण रस का सेवन ज्यादा किया जाए तो क्षपयेत बलम मतलब बल कम हो जाता है। आम्ल रस और लवण रस ये दोनों भी सर को कम करने वाले हैं, और खाली बल को ही नहीं, धातुओं के बल को जैसे कम करते हैं, तो रस धातु से लेके शुक्र धातु तक बल कम हो जाता है। तो आम्ल रस और लवण रस ये दोनों रस जो हैं वो शुक्र अवृश्य हैं, मतलब शुक्र को कम करने वाले। ठीक है, सर चलते हैं तिक्त रस में। सर कब पड़वा तिक्तम सर स्वयं अरोचिष्णु, मतलब खुद तिक्त रस जो है अरोचन करता है। अरोचन मतलब रुचि को कम कर देता है। ब्रिजेश कोई क्वेश्चन है? ओके, तो यस सर स्वयं अरुचिष्णु यस कृमि त्रुट विषाम, फोन करो भाई, फोन करो। रुचि को कम, अरुचि को लाता है, लेकिन अरुचि व्याधि में तिक्त रस दे सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो तिक्त रस का लक्षण जो है वो विशद है, मतलब चीजों को साफ करना। मनन कोई क्वेश्चन है? नहीं ना? सर ब्रिजेश को क्वेश्चन है सर। तो भले तिक्त रस अरुचि कराता है, लेकिन अरुचि दूर भी कराता है। अगर अरुचि है जो तिक्त रस से नहीं हुई है, हाँ, और भी कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं सर, गलती से हो गया। तो तिक्त रस में हमने ये देखा कि तिक्त रस खुद अरुचि करने वाला है, लेकिन अगर तिक्त रस अरुचि व्याधि में दिया जाए या अरुचि लक्षण में दिया जाए तो तिक्त रस अरुचि दूर भी करता है। कैसे दूर करता है? क्योंकि आपकी जबान है, उस जबान में वैशद्य लाता है, क्लीन जबान कर देता है, इसीलिए तिक्त रस अरुचि को भी दूर करता है। दूसरा रीजन यह है कि तिक्त रस बड़ा अच्छा आम पाचक होता है, तो आम की वजह से अगर अरुचि है या शरीर में कोई चीज मतलब एक्यूमुलेट होने की वजह से अगर अरुचि है, तो वैशद्य से उस चीज को भी निकाल देता है। तो अरुचि में यूज होता है कृमि, जितने भी कृमि के रोग हैं, स्पेसिफिकली जो कृमि पेट में होते हैं, तो जितने भी कृमि के रोग हैं उसमें तिक्त रस यूज होता है। कृमि में तिक्त रस यूज करना दो तरह से होता है, एक तो इंटरनल कृमि में, और जो एक्सटर्नली कृमि होते हैं, एक्सटर्नली जो कृमि होते हैं, जैसे किसी वुंड में कृमि हो गया तो तब भी तिक्त रस का हम उस वुंड को साफ करने के लिए और कृमि निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में जितने भी व्रण रोपक मतलब व्रण को ठीक करने वाले द्रव्य बताए हैं। व्रण मतलब जख्म,
जख्म को ठीक करने वाले जितने भी द्रव्य बताए हैं वो सब कृमिहर द्रव्य हैं और वो सब तिक्त रस वाले द्रव्य हैं। त्रुट मतलब तृष्णा, तृष्णा को भी कम करता है, विष को भी कम करता है, कुष्ठ को भी कम करता है, कुष्ठ मतलब स्किन डिसीज, मूर्छा को भी कम करता है, ज्वर को भी कम करता है, क्योंकि ज्वर जो है वो आम के वजह से होता है बहुत टाइम, तो इसीलिए तिक्त रस के पाचक द्रव्य देते हैं ज्वर में। क्लेश और दाह, क्लेश मतलब इरिटेशन, यहाँ इरिटेशन जो है ये मानसिक इरिटेशन नहीं पकड़ा जाता, शारीरिक इरिटेशन पकड़ा जाता है। दाह को भी कम करता है और पित्त कफान जयेत, पित्त और कफ को भी कम करता है। क्लेद मेदो वसा मज्जा शुक्रान मूत्रोपशोषणम। क्लेद शरीर में अगर वाटर कंटेंट बढ़ सर गया है, हाँ सर ये आगंतुक ज्वर मतलब क्या होता है सर? ओके, आगंतुक आगंतुक ज्वर नहीं बोलते? आगंतुक ज्वर और व्याधि जो है वो निज और आगंतुक, ये दो चीजों में डिवाइड कर दी है। निज व्याधि वो होती है जो शरीर में दोष प्रकोप या आम प्रकोप होने से होती है। इसका वेरी गुड एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मलेरिया है। तो मलेरिया जब आपको होता है तो आपको मच्छर काट लेता है, मच्छर पैरासाइट्स आपके शरीर में फैला देता है और उस पैरासाइट की वजह से ज्वर आना चालू हो जाता है। तो ये हो जाता है आगंतुक ज्वर, जिसमें जो कारण है ज्वर का यो बाहर से आया है, आपके शरीर में उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन निज ज्वर जो है, निज ज्वर जो होता है वो अगर हम बहुत सारा चलते हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं या हमारे शरीर में कोई दोष प्रकोप हो गया है, पित्त प्रकोप हो गया है जिसकी वजह से ज्वर आता है, तो वो निज ज्वर हो गया। अब आयुर्वेद में कोई पैरासाइट का वर्णन नहीं किया है, तो इसीलिए आज की तारीख में हम मलेरिया को भी निज ज्वर में मेंशन कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। लेकिन अगर समझो किसी ने मारा या कोई चक्कर आके गिर गया, कहीं चोट लगी जिसके बाद ज्वर आया, तो उसको आयुर्वेद में आगंतुक ज्वर में ले लिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जितने इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं, जैसे टाइफॉइड का ज्वर है, मैं गया, मैंने पानीपुरी खाया, पानीपुरी के पानी में टाइफॉइड के जंतु थे, मेरे शरीर में चले गए और मुझे टाइफॉइड हो गया, तो दैट इज एन आगंतुक ज्वर, जिसमें दोष प्रकोप पहले नहीं होता। कारण जो होता है वो आगंतुक होता है, जो बाह्य होता है, बाहर से आने वाला कारण जो है वो दोष प्रकोप करवाता है, जिसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। निज नहीं, ज्वर ये तो में सर ये हाँ बोलो, कोरोना में बोल रहे हैं ना कि ये कोरोना में जो आता है फीवर वो आगंतुक कोरोना ज्वर आगंतुक है सर। ज्वर में हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दैट इज इन्फेक्शियस इन ओरिजिन। जितने भी इन्फेक्शियस ज्वर हैं वो सब आगंतुक ज्वर हैं, जितने भी नॉर्मल हैं शरीर में अपने आप पैदा होने वाले, दैट इज निज ज्वर। अब कंडीशन ऐसा हो गया था बीच में कि निज ज्वर कम हो गए थे, आगंतुक ज्वर अभी बढ़ रहे हैं, तो दैट इज द रीजन। ओके, तो क्लेदो मेदो वसा मज्जा शुक्रान मूत्रोपशोषणम। क्लेदो मेदो वसा मज्जा शुक्रान मूत्रोपशोषणम मतलब क्लेद को, मेद को, शरीर में जो मेद है उसको, मेद धातु, शुक्र धातु और मूत्र, इनको उपशोषण मतलब शरीर में इन चीजों को कम करता है, वसा मज्जा इन चीजों को कम करता है। हाँ बोलो नूरजहां, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर बोलो। सर ये जो आपने आगंतुक का बताया वो पता नहीं चला, मतलब कोरोना को क्यों उसमें गिनेंगे? क्योंकि आगंतुक का मतलब तो सर सिम्टम्स उसके पहले दिखेंगे और फिर नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होता, मतलब अष्टांग के फर्स्ट सर आगंतुक वो तो मतलब आगंतुक, हाँ बोलो सर। आगंतुक ज्वर जो है वो इन्फेक्शियस डिसीजेस, इसमें इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग हो सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग हो सकता है। इसमें बेसिक प्रॉब्लम ये है कि एक काम करना, मैं तब तक लिंक डाल देता हूँ, टिल आई स्पीक यू ऑल कैन गिव, एक मिनट, इसको प्राइवेट मीटिंग, ये आ गया आपका लिंक, यू कैन गो एंड पुट अटेंडेंस, क्योंकि 4 ही मिनट रह गए, तब तक मैं आगंतुक का बता देता हूँ। आगंतुक जो डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीजेस आर डायरेक्टली
मतलब बाहर से, मैं अगर बाहर, अभी मैं घर पे हूँ पूरा टाइम, 21 मार्च या 23 मार्च जब भी मोदी जी ने ये अनाउंस किया तब से मैं घर पे हूँ। तो मैं घर पे बैठ के खाना पीना ले रहा हूँ, मैं वही वातावरण एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं गया, या फिर मैं सिर्फ ट्यूसडेज को बाहर जाता हूँ सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो जब तक मुझे कोरोना का संसर्ग नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता, जब तक कोरोना मेरे शरीर में नहीं चला जाता, तब तक आगंतुक ज्वर जो है वो मुझे नहीं होने वाला, मुझे फीवर नहीं आने वाला। तो आगंतुक ज्वर के जो कारण होते हैं, जो निदान है, प्रत्यात्मिक निदान जो है, वो जब तक मुझे नहीं होता तब तक मेरे शरीर में ज्वर नहीं आने वाला। Now, ज्वर is something which is very difficult to explain specifically with Ayurveda. Very easier to treat, but very difficult to explain in Ayurveda. ज्वर में आयुर्वेद ने ये बताया है कि जो भी ज्वर आता है वो एलोपैथी सेज दैट ज्वर कैन ओनली हैपन ड्यू टू टू रीजंस। वन इज इन्फेक्शन, जिसमें जैसे हम पानी को गर्म करके हम पानी के जंतु मारने का कोशिश करते हैं, वैसे ही शरीर खुद को गर्म करके शरीर के अंदर के इन्फेक्शंस मारने का कोशिश करता है। ज्वर और फीवर हैज बीन टेकन अप एज द फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्स, फर्स्ट लाइन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। शरीर खुद को गर्म करके जंतु मारने का कोशिश करता है। इवन इफ we have observed in our studies till 12th standard also that जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, टेम्परेचर इज बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब बैक्टीरिया दूर कर देता है या जंतु को है उसको मार देता है, और बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब वी रिप्रोड्यूस वंस इन अ ईयर, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस वंस इन अ मिनट, और वंस इन मतलब एक घंटे में जितने बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जितने बैक्टीरिया को पैदा कर देता है उतना आदमी पैदा नहीं कर सकता। तो इसीलिए बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब उनका रिप्रोडक्शन रेट रोक देता है। सो दिस वी हैव इवन सीन इन आवर रेगुलर बायोलॉजी। और इसीलिए दूध को पैस्चराइज करते हैं। क्यों पैस्चराइज करते हैं? क्योंकि दूध में जो बैक्टीरिया है वो मर जाने चाहिए, तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो जो भी बाहर से आने वाले जंतु हैं या जो बाहर से आने वाले कारण हैं, और नॉट ओनली बैक्टीरिया, द सेकेंड रीजन व्हाई ज्वर हैपेंस इन द बॉडी इज टू increase the local circulation, after increase the circulation in the body after fatigue or after some accumulation of toxins. It is body's way of telling you that something is wrong in the body, something is wrong in the body. तो ये होने से निज ज्वर होता है। What I will do is निज ज्वर का कोई मैं मतलब ज्यादा करके जो ज्वर है वो मार लगने के बाद या ये, एंड निज ज्वर बहुत टाइम जो आता है दैट इज नॉट अ कंटिन्यूअस ज्वर। अगर इन्फेक्शियस ओरिजिन से आने वाला ज्वर है तो जैसे ही जैसे अगर हम कामला में ज्वर आता है, कामला में छोड़ो, अगर मलेरिया में ज्वर आता है तो मलेरिया में ज्वर तब आता है जब, ये स्लाइड को हम कंप्लीट कर लेंगे, अगर मीटिंग खत्म भी हो गया तो प्लीज लॉग इन अगेन फॉर 10 मिनट्स। कामला में जो ज्वर आता है उसमें मलेरिया में ज्वर तब आता है जब आरबीसीज में मलेरियल पैरासाइट बढ़ के आरबीसीज को फोड़ के बाहर निकलते हैं, तो तब ज्वर आता है मलेरिया में। तो इसीलिए वो बार बार हर बार साइकिल जब पूरी हो जाती है तो ज्वर आ जाता है। तो दिस इज आगंतुक ज्वर। और निज ज्वर जो आता है वो कामला में आता है। कामला में जब पित्त का प्रकोप हो जाता है और पित्त शरीर में फैलना चालू हो जाता है, ब्लड में आना चालू हो जाता है, तो बॉडी ट्राइज टू तो जैसे कामला में जो ज्वर आता है वो पित्त का प्रकोप होके जब रक्त में पित्त मिल जाता है तब ज्वर आता है, वो निज ज्वर है। कामला में आने वाला जो ज्वर है वो निज ज्वर है। ठीक है, तो ज्वर क्लेदो मेदो वसा मज्जा शुक्रान मूत्रोपशोषणम, मतलब मेद में, मज्जा में, शुक्र में और मूत्र में उपशोषण करता है, इन चीजों को कम कर देता है। और इसीलिए पित्त रस का उपयोग जो है वो
मेदो रोग में करते हैं क्योंकि मेद को कम करने वाला होता है। लघुर मध्यो हिमो वृक्षः स्तन्य कंठ विशोधना। लघु होता है तिक्त रस, हल्का होता है पचने के लिए, इसीलिए अच्छा आम पाचन करता है। मध्यो हिमो मतलब मध्य हिमो होता है, ये लास्ट मतलब इस अध्याय में जब लास्ट स्लाइड देखेंगे तो मध्यो हिमो का आपको मतलब समझ जाएगा। वृक्षः तिक्त रस वृक्ष होता है, इसीलिए वात को बढ़ा देता है, पित्त और कफ को कम करता है। स्तन्य कंठ विशोधना मतलब वैशद्य जो है ये तिक्त रस का लक्षण है, चीजों को साफ करना। तो क्या क्या साफ करता है? स्तन मार्ग को साफ कर देता है, इसीलिए तिक्त रस जो है वो दूध बढ़ाता है, स्तन के मार्ग को साफ कर देता है, इसीलिए स्तन्य है, दूध को बढ़ाने वाला। और कंठ विशोधन, कंठ विशोधन मतलब अगर गले में कुछ कफ है या अटका हुआ लगता है तो कंठ को भी साफ कर देता है। इसीलिए अगर आपने देखा तो बहुत सारे जो गवैये होते हैं, गवैये मतलब गायक जो गाना गाते हैं, वो बीच बीच में कुछ न कुछ तिक्त रस वाला खाते रहते हैं, जैसे इलायची खाएंगे या मतलब अलग अलग टाइप के मसाले जिसमें तिक्त रस होता है छोटा, वो लौंग मिर्ची ये सब चीज नहीं खाते। मतलब लौंग भी खाते हैं, लौंग में भी तिक्त रस होता है, लेकिन गले को साफ रखने के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं। तो ये तिक्त रस के कर्म है। अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बिकॉज वी स्टिल हैव 5 मिनट्स। अदरवाइज हम तिक्त रस के अति योग को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। छोटा सा ये तिक्त रस अति योग। धातु क्षय, 5 धातुओं का क्षय करता है, मेद का, वसा का, मज्जा का, शुक्र का। तो इतने धातुओं का, 4 धातुओं का क्षय करता है। मूत्र का उपशोषण करता है, मूत्र को भी कम कर देता है। अनिल व्याधीन, वात व्याधि उत्पन्न हो जाती है। अति योग करोति सह, अति योग होने से, तिक्त रस के अति योग होने से धातु क्षय हो जाता है और वात व्याधि हो जाती है। सो दिस इज मी साइनिंग आउट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। सिर्फ रोल नंबर 7 नहीं है, वो भी आया है तो उसका भी लगा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।